एक ओवरव्यू लेते कॉन्स्टिट्यूशन का और जस्टिस के बारे में हम लोग देखे थे। कल के क्लास से किसी भी तरह का प्रश्न, कोई सवाल पूछना? क्लियर है सर? कितने पार्ट थे? 22। कब 22 होगा, कब 21 होगा, कब 25 होगा, कब 26 होगा, वो सारे हम लोग देखेंगे। पार्ट 4 में किस तरह से पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। पार्ट 9 में किस तरह से अमेंडमेंट करके पंचायत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी को जोड़ा गया। पार्ट 14A में ट्राइब्यूनल्स को जोड़ा गया। पार्ट 6, 7, 8 और 9 इसमें 4 प्रकार के जो पहले हमारे राज्य हुआ करते थे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के पहले का जो हमारा बना था वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ब्रिटिश प्रोविंस, प्रिंसली स्टेट्स, ये सब के बारे में। जस्टिस के मर्म को हम लोग पिछले क्लास में समझे थे। तो आज हम लोग इसके आगे शुरुआत करेंगे और हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा, कल हमने ओवरव्यू देखा और सेकेंड टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीएम्बल से। लेकिन प्रीएम्बल के पहले हम लोग को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देखना है। अभी आप लोग देखें टीवी पे किस तरह से बिल या किसी एक्ट को पास किया जाता है। ये देखिए, कोई भी एक बिल बना, एक ड्राफ्ट बना, उसको संसद में पेश किया गया और उसके बाद फिर उस पर आर्टिकल बाय आर्टिकल वोटिंग होती है। जैसे मान लीजिए एक ये बिल और इसमें 5 पॉइंट या फिर 5 आर्टिकल लिखा हुआ है। चर्चा होगा, सभी लोग पहले अपना नाम देते हैं कि हम तो इस पर चर्चा करना, वो अपनी अपनी बात रखेंगे। फिर जो भी चेयरपर्सन होंगे, जो भी स्पीकर होंगे, वो कहेंगे कि आर्टिकल 1 को अब वोट के लिए आगे रखा जाए। उसमें 2 तरह के होते हैं, साउंड से भी होता है और कुछ मैकेनिकल भी होता है, यानी कि बटन दबा के भी होता है। तो येस या नो से भी काम चल सकता है। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो भी उसी तरह से संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। यहाँ पे 2-3 टेक्निकल टर्म को हम लोग आगे सीखेंगे। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये नेहरू जी के द्वारा लाया गया, वो सही है। इसका जो ड्राफ्ट बना वो नेहरू जी के द्वारा लाया गया, लेकिन एक ब्रिजेश्वर प्रसाद थे संविधान सभा में, जो कि बिहार के ही क्षेत्र से चुने गए थे। उन्होंने कहा कि भले यह नेहरू जी के द्वारा बनाया गया है, लेकिन यह जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है यह नेहरू रेजोल्यूशन नहीं है, यह भारत के संविधान के द्वारा स्वीकृत किया गया, भारत के लोगों के द्वारा स्वीकृत किया गया। तो कुछ लोग इसको मिस्टेक कर देते हैं नेहरू रेजोल्यूशन, तो वैसा नहीं बोलना। हाँ, एक कॉन्सेप्ट रहता है, उसको कुछ लोग आगे रखते हैं, फिर सभी लोग उस पर चिंतन करते हैं और उसके बाद इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को समझेंगे। इसको पास कब किया गया था? किसी को डेट मालूम है? 22 जनवरी 1947 को यह संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आखिर में है क्या, ये सवाल आता होगा मन में। हम लोग कहते हैं कि हमारा जो संविधान है उसमें से 250 से अधिक आर्टिकल जो हैं वह एज इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसी में काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारा संविधान तो कॉपी पेस्ट है, दूसरा का चुराया हुआ है, अगर करेक्ट शब्द को यूज़ करें। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कुछ ऐसा ही है कि आप लोग स्कूल से देखे होंगे, स्कूल का एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक अपना वे होता है। सबसे ऊपर प्रिंसिपल होते हैं, उसके अंडर टीचर्स हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, अकाउंट्स देखने वाले हो गए, ऑफिस देखने वाले हो गए, और उनसे भी कोई एक हेड होता है। टीचर एसोसिएशन है तो टीचर का एक हेड हो जाएगा, किसी को शिकायत हो तो संपर्क कीजिए। अब आप ही मान लीजिए कल को कल्पना करते हैं कि हम गुरुकुल खोलेंगे, तो जब आप गुरुकुल खोलेंगे तो क्या हो सके आप नाम बदल दें, प्रिंसिपल के जगह पे प्राचार्य महोदय कर दें, लेकिन उसी सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो ये जो 250 से अधिक आर्टिकल हम लोग एक्सेप्ट किए या उसको एक तरह से कॉपी पेस्ट किए, तो उस सिस्टम को हम लोग एक्सेप्ट किए कि ब्यूरोक्रेट है तो जैसा ब्यूरोक्रेट है उसी टाइप का होगा, डीएम एसपी उनके अंदर जैसे प्रशासन चलता है वैसा ही चलेगा। तो ये हम लोग कॉपी पेस्ट नहीं कह सकते। ये क्या है कि उस टाइम पूरे दुनिया में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का वे चल रहा था उसी को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, हम लोग कहीं अपना तो नहीं बना पाएंगे। तो उसी को आदमी हम लोगों ने देखा, संविधान सभा को देखा और उसको एक्सेप्ट किया गया। जैसे और इसमें एक बड़ी बात ये भी है, या एक जो क्या कहें, एक में टेक्निकल प्रॉब्लम ये आ सकती थी कि अगर हम लोग कुछ नया एक्सेप्ट करते और हम उसके साथ अभ्यस्त नहीं हैं,
यानी कि हम उसको पहले से अच्छे से नहीं जानते तो कठिनाइयाँ आ सकती थी। लेकिन 1909 के एक्ट के तहत, 1919 के एक्ट के तहत और बाकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत आया, तो काफ़ी लोग इन 10-20 सालों में जिस तरह से संसद चलती है, जिस तरह से शासन प्रशासन काम करता है, तो एक अभ्यस्त हो गए थे, उसके साथ रेगुलर हो गए थे, तो एक्सेप्ट करने में आसानी होगा, समझने में आसानी होगा, तो वैसे आर्टिकल को यहाँ पे इंक्लूड किया गया। लेकिन जो हमारा संविधान का जो मर्म है, यानी कि जब भी हम देश की कल्पना करते हैं तो नागरिक के बिना हम देश की कल्पना नहीं कर सकते, और नागरिक मुख्य भाग होते हैं उसके। अंग्रेजों के शासनकाल में हम लोगों को आज़ादी नहीं थी, बोलने की आज़ादी नहीं थी। कोई कहा कि हाँ अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत आज़ाद करो, तो उसको जेल में डाल दिया जाता था। वो स्वतंत्रता नहीं थी, जिसको हम लोग कहते हैं ना आजकल की बोलचाल की भाषा में फोसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो चीज़ नहीं था। इक्वालिटी नहीं था। हम लोग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, उस टाइम हमारे पास इक्वालिटी नहीं था। अगर अभी के एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से देखें तो कोई भी भारतीय इंस्पेक्टर के पोस्ट से ऊपर नहीं जा सकता था, चाहे वो कितना भी मेहनत करे। इनफैक्ट इंस्पेक्टर का पोस्ट ही बहुत रेयर कंडीशन में दिया जाता था, तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन आज हर भारतीय किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, प्रेसिडेंट साहब तक बन सकता है, उसमें योग्यता है। तो ये सब क्या हमारे पास अधिकार नहीं थे, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, तो इसी सब को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में रखा गया। अगर इसके वर्डिंग को आप लोग देखें, आपको मिल चुका है, नहीं है ना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? ओके, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अगर हम वर्डिंग को देखें तो वो कहता है, और मैं उसे कोट करता हूँ एज इट इज़, दिस कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर इट्स फर्म एंड सोलेम रिजोल्व टू प्रोक्लेम इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। इस वर्ड को हम लोग ध्यान देंगे। इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हम लोग कैसे भारत की कल्पना की बात करते हैं, जो इंडिपेंडेंट हो, सोवरेन हो और रिपब्लिक हो। अभी हम लोग प्रियम्बल पे भी आएंगे, लेकिन प्रियम्बल में इंडिपेंडेंट शब्द नहीं है। प्रियम्बल में है इंडिपेंडेंट शब्द? नहीं है इंडिपेंडेंट शब्द। अभी जो हमारा प्रियम्बल है उसमें इंडिपेंडेंट वर्ड नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हम लोग जिस तरह के भारत की कल्पना करते हैं, क्या कहा गया है कि टू डिक्लेयर इंडिया या टू प्रोक्लेम इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक, यानी कि यह एक कैसा देश बनाएंगे हम लोग जो स्वतंत्र हो, संप्रभु हो और गणतांत्रिक हो। अभी उसके भी वर्डिंग्स पे हम लोग डिटेल में आएंगे, और उसके बाद फिर 8 पॉइंट में क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 करके क्लॉज 8 तक अलग अलग बातों को कहा गया है, जिसमें महत्वपूर्ण है क्लॉज 4 और 6 हमें देखना है। क्लॉज 4 में किसकी बात की गई है? क्लॉज 4 में हमें शक्ति की बात की गई है कि यह जो संविधान है या फिर जो संविधान सभा है या फिर यह जो हम एक देश बना रहे हैं जो इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक है, यह भारत अपनी शक्तियाँ को कहाँ से ग्रहित करेगा। तो इसमें बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा गया है कि यह अपनी शक्तियाँ को भारत के नागरिकों से ग्रहण करेगा, यानी कि सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है हमारे देश में? भारत के नागरिक। अगर इसको हॉरिजॉन्टल हम लोग बनाएं तो सबसे पहले आएंगे पीपल ऑफ इंडिया। सुप्रीम कौन है? पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया के तहत आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी शक्तियाँ कहाँ से डिराइव कर रहा है? पीपल ऑफ इंडिया से। हम आपको कुछ शक्ति देते हैं, यानी कि जाहिर सी बात है कि हम आपसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, तभी तो हम कुछ आपको अथॉरिटी देंगे कि आप इस शक्ति का प्रयोग कीजिए, मैं आपको देता हूँ ये शक्ति। और यही कॉन्स्टिट्यूशन से हमारी जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और बाकी सब अपनी अपनी शक्तियाँ डिराइव करती है। क्लॉज 6 और क्लॉज 5 को अगर हम एक साथ पढ़ें तो उसमें जो है हमने माइनॉरिटी को सेफगार्ड करने की बात की है, यानी कि हमारे देश में जो भी माइनॉरिटीज़ होंगे, चाहे पॉलिटिकल हो या रिलीजियस बेसिस पे हो, जितने भी बैकवर्ड क्लासेस होंगे, डिप्रेस्ड क्लासेस होंगे, उनकी सेफ्टी की बात की गई, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम अपनी प्रस्तावना में इस बात को रखते हैं तो यह हमारे देश का कर्तव्य दिखाता है या हमारे देश की निष्ठा दिखाती है कि हम एक कैसे राष्ट्र की कल्पना करना चाहते हैं। कोई आदमी एक बिजनेस ही छोटा सा सेटअप करता है तो वो अपना एक देखता है कि हमें क्या हमारा मेन मोटिव होगा। अगर कोई क्लासेस ही स्टार्ट करता है तो कुछ ठीक है, हमारा प्रॉफिट मोटिव होगा तो हम उस टाइप के कोर्सेज चलाएंगे, नहीं हमारा क्वालिटी बेसिस होगा
कोई बात नहीं, इनकम कम भी हो, प्रॉफिट कम भी हो तो चलेगा, लेकिन हमारा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, तो उस चीज़ को हम फोकस करते हैं। तो ये हमारी प्रस्तावना में कहा गया है। और जब ये प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर चर्चा हो रही थी तो नेहरू जी ने कहा अभी कि यह सिर्फ एक रेजोल्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ इसे ग्रहण कर लिया, अपितु यह हमारा एक फर्म रिजॉल्व है। मतलब कहते हैं जब हमने लठ गाड़ दिया है कि यही चीज़ हमें करना है, ये हमारा डेडिकेशन दिखाता है हमारे देश के प्रति, यह हमारा जो निष्ठा है अपने देश के प्रति उसको दिखाता है। और इस चीज़ को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में रखा। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये हमारा राष्ट्र कैसा होगा या क्या उसकी शक्तियाँ होंगी, लोगों को क्या शक्तियाँ मिलेंगे, उन सभी चीज़ को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में यहाँ पे चर्चा की गई है। और इसी से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हमारा निकल के कौन आया, प्रीएम्बल। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एज इट इज जैसा था, प्रीएम्बल एज इट इज वैसा नहीं है। अभी आपने देखा कि उसमें हमने इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक की बात की है, अभी जब हम चर्चा करेंगे तो इस पर भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन हमारे प्रीएम्बल में हमने इंडिपेंडेंट की बात नहीं की। सोचने में लगता होगा कि क्यों नहीं हमने बात की इंडिपेंडेंट की। प्रीएम्बल सबसे पहले किस देश ने बनाया था, किसी को जानकारी है? अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सबसे पहला देश जिसने अपना लिखित संविधान बनाया वो था अमेरिका, और अमेरिका ने ही सबसे पहले अपना प्रीएम्बल भी बनाया। इसी कारण हम लोग कहते हैं कि जो प्रीएम्बल है उसका आइडिया कहाँ से लिया गया है, आइडिया को अमेरिका से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ये जो प्रीएम्बल है इसके पीछे का आइडिया क्या है? कभी आप बुक लेने जाते हैं तो आप पूरा बुक को दुकान में खड़ा होकर नहीं पढ़ सकते, तो आप एक उसमें रहता है पटकथा या प्रस्तावना या इंग्लिश में प्रीफेस बोलते हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं तो उसमें लेखक ये बताता है कि इसका मूल आत्मा क्या है इस किताब का, और उस हिसाब से हम अंदाज़ा लगाते हैं ये बुक हमको लेना है या नहीं लेना है। तो प्रीएम्बल कुछ इसी टाइप का है, यह पूरे संविधान के मूल आत्मा को बताता है। इससे एक और बहुत बेहतरीन सवाल निकल के ये आता है कि आइडिया तो हमने भले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है, क्योंकि पहला देश वही था जिसने लिखित संविधान बनाया और पहला देश वही था जिसने प्रीएम्बल बनाया, जिसे हम लोग फिलाडेल्फिया कन्वेंशन कहते हैं। फिलाडेल्फिया एक जगह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और इसका पूरा संविधान मात्र 13 लोगों ने लिखा था बैठ के, क्योंकि उस टाइम 13 स्टेट्स जो थे, जब सिविल वार ख़त्म हुआ 1780 के बाद, 1785 के बाद अमेरिका में, तो 1787 में इसकी स्थापना की गई, मतलब संविधान को लिखा गया। और 13 राज्य, अभी 50 राज्य हैं अमेरिका में, उस टाइम 13 राज्य एक साथ आके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का निर्माण किए। तो आइडिया हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ही लेते हैं। लेकिन एक और सवाल आता है कि लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल वो कहाँ से हम लोग लिए हैं, तो उसका आंसर हम लोग देते हैं ऑस्ट्रेलिया से। क्या मतलब हुआ इसका लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल का, कोई गैस करना चाहेंगे? किस तरह की लिखावट, ओके, और कुछ? आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया का जो प्रीएम्बल है उसके संविधान में प्रीएम्बल है ही नहीं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पास प्रीएम्बल नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा जो प्रीएम्बल का जो लैंग्वेज है वो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ऐसा क्यों कहते हैं? हर चीज़ को लिखने का, बोलने का अपना एक शैली होता है। किसी को हम लोग कहते हैं प्लेन लैंग्वेज। जब हम लोग किसी भी प्रश्न का जवाब देते हैं तो हम लोग उसको प्लेन लैंग्वेज में देते हैं। एक होता है सोलेम लैंग्वेज। कभी आप लोग किसी जजमेंट को पढ़े हैं? 5 लाइन पढ़ने के बाद बुझा जाता होगा कि थोड़ा सा टफ इंग्लिश है, उसको क्या कहते हैं, विधि पूर्वक भाषा। उसमें कानूनी भाषा को प्रयोग किया गया है। तो हमारा जो प्रीएम्बल है ना, वो इस लैंग्वेज को यूज़ करता है, एक कानूनी टेक्निकल लैंग्वेज को यूज़ करता है, जो हर आम आदमी नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो अगर किसी को हल्का फल्का भी इंग्लिश का ज्ञान है तो बड़ी बातें समझ जाएगा कि हम लोग क्या यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। तो वो जो आत्मा है, लैंग्वेज कहने का एक आत्मा है। अगर
थोड़ा क्या हम लोग के देश में शशि थरूर को थोड़ा सा इंग्लिश में एक्सपर्ट माना जाता है, तो उनका इंग्लिश थोड़ा सा हाई लेवल का रहता है, तो उस टाइप का भाषा की यहाँ पे बात की जा रही है। लेकिन जो अमेरिका का जो प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्लेन लैंग्वेज में लिखा गया है। तो अब आप लोग को यहाँ पे क्लियर हुआ कि किस तरह का यहाँ पे लैंग्वेज से कहने का क्या हमारा तात्पर्य है। तो इससे दो बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। एक नंबर के, पहला कि प्रीएम्बल का आइडिया या फिर उसका जो आत्मा है या फिर उसको लिखने का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। लेकिन प्रीएम्बल की भाषा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। अब यहाँ पे दो ऑप्शन मान लीजिए आपको देता हूँ मैं, एक देता हूँ ऑस्ट्रेलियन प्रीएम्बल और एक मैं देता हूँ ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सही आंसर कौन सा होगा इस पर? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास अपना प्रीएम्बल नहीं है। हालांकि आप सर्च करेंगे तो प्रीएम्बल आपको मिल जाएगा, सो कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया का प्रीएम्बल, लेकिन वह ऑस्ट्रेलिया का प्रीएम्बल नहीं है। सन 1900 में जब ब्रिटिश उसको अपना एक रिपब्लिकन डोमिनियन का स्टेटस दे रहा था तो उस टाइम एक प्रीएम्बल टाइप का उसने लिखा था, लेकिन एज इट इज ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट साफ कहती है कि हमारे पास अपना प्रीएम्बल नहीं है, वी ओनली हैव कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्लियर है यहाँ पे, तो इसको मिटा दूँ, क्लियर है। अब हम लोग प्रीएम्बल को एक बार सुनते हैं, वो क्या कहता है। स्टार्टिंग वर्ड क्या है हमारे प्रीएम्बल का? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizen। किस टाइप का हमें सिक्योरिटी मिलती है? जस्टिस। पहला क्या हमारा? जस्टिस। दूसरा क्या हमारा? इक्वालिटी। तीसरा फ्रेटर्निटी। इन सभी बातों की यहाँ पे चर्चा की गई है। तो पहले हम एक बार पूरे प्रीएम्बल को एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग भी इसको साथ साथ याद करने का प्रयास करेंगे। बोलेंगे क्या है हमारा प्रीएम्बल? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसके बाद कोई बात नहीं, आप आराम से एक बार नेट से खोल के भी बोल सकते हैं। हैविंग solemnly resolved, प्रीएम्बल बिल्कुल मुंह पे होना चाहिए, जैसा है हमें याद होना चाहिए। टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। and to secure to all its citizens। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, लॉ में एस भी नहीं छूटना चाहिए, कोमा भी नहीं छूटना चाहिए। जैसे भी आपने कहा ना, एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन, इट्स छूट गया मतलब ये मिस्टेक हो गया। और यहाँ पे सिटीजन्स है, ध्यान से देखिए, है सिटीजन्स, तो सिटीजन्स का मतलब सिटीजन्स ना कि सिटीजन। क्लियर? आगे क्या है? इक्वालिटी की बात की, जस्टिस की बात की गई है। किस टाइप की जस्टिस की बात की गई है? सोशल इकोनॉमिक होगा ना कि इकोनॉमिकल। इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आगे किसकी बात की गई है? लिबर्टी की बात की गई है। किस टाइप की लिबर्टी? लिबर्टी ऑफ थॉट, फेथ एंड वर्शिप। फिर इक्वालिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अच्छा, एंड ऑफ है ना, एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। इसके बाद फ्रेटर्निटी की बात की गई है।
fraternity assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. इसके बाद क्या है हमारा, इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November हम इसको शॉर्ट में 26 ले देते हैं। एडॉप्ट है ना, इसके बाद एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव आवर सेल्फ, हाँ, डू हेयर बाय एडेप्ट, डू हेयर बाय एडेप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ, give to ourselves this constitution। क्लियर है? एक बार फिर से बोलेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। क्या सिक्योर करना चाह रहे हैं हम लोग? जस्टिस। किस टाइप का? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इसके बाद हम लोग लिबर्टी की बात की। किस टाइप की लिबर्टी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फैथ एंड वर्शिप। और इसके बाद हमने इक्वालिटी की बात की है। किस टाइप की इक्वालिटी? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। उसके बाद फिर हमारा लास्ट स्टेटमेंट आता है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 डू हेयर बाय एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ्स, वहाँ पे आवर सेल्फ्स लिखा होगा, है ना, आवर सेल्फ्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एज इट इज वर्डिंग है। इससे एक बार आया था राजस्थान पीसीएस में सवाल कि हमारे प्रियम्बल में इंडिया शब्द कितने बार आया है? सामने है, बताइए, देख के बताइए। 2 बार है, ध्यान से देखिए, 2 बार है ना। तो 1 नंबर का सवाल आ गया था, तो ये तो एमसीक्यू में आ जाएगा। तो इंडिया शब्द हम लोग को 2 बार यहाँ पे आया है। यहाँ पे अब कुछ लाइनों को आप लोग अपने कॉपी में इसको लिखने के बाद फिर अंडरलाइन भी करेंगे। सबसे पहला है वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्लियर है। दूसरा हमारे पास जो शब्द आ जाता है वो आता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। इसमें सेकेंड हम लोग एक मार्क कर लेंगे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। और चौथा में हम मार्क करेंगे एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों हमने इसको ऐसा मार्क किया है? कुछ लग रहा है आपको इसमें यूनिक? हाँ, ये विशेषता बतला रहा है, आपने सही कहा। ये जो है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये क्या बताता है? ये हमारे संविधान के नेचर को बताता है। हम लोग कहते हैं बोलचाल में कि किसी व्यक्ति का नेचर कैसा है, तो ईमानदार है, बेईमान है। तो ये जो हमारा 5 पॉइंट है, यह संविधान के नेचर को हमारा बताता है। इससे अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के प्रकृति को, हिंदी में उसको प्रकृति बोलते हैं, या संविधान के नेचर को नहीं बतलाता है, तो उसमें से ये 5 में से जो एक्स्ट्रा शब्द होगा वो सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? पहली जो है, एक है वी द पीपल ऑफ इंडिया और दूसरा है अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या बतलाता है? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल।
94 का ये केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो सेंटेंस है, दो सेंटेंस, वी द पीपल ऑफ इंडिया और एडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो सेंटेंस ये बताता है कि हमारा जो संविधान है यह सोवरेन है और ये अपनी अथॉरिटी को कहाँ से ड्राइव करता है, यह अपनी अथॉरिटी को भारत के लोगों से ड्राइव करता है, यानी कि अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये सवाल पूछा जाएगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया और एडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इन दो सेंटेंस से क्या पता चलता है, तो अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम लोग उदाहरण के तहत देखे थे कि हमारे पास कुछ शक्ति है तो ही तो हम आप में वो शक्ति दे पाएंगे कि आप मेरे इस शक्ति का निर्वाह कीजिए, इस शक्ति का प्रयोग कीजिए। तो भारत के लोगों में जो शक्ति है उसी शक्ति को तो कॉन्स्टिट्यूशन को दिया गया है। भारत के लोगों के अंदर ही शक्ति है, उनके अंदर ही सॉवरेनिटी निहित है और उस सॉवरेनिटी का यूज़ करते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ पावर्स दी हैं कि किस तरह का हमारा देश का नेचर होना चाहिए, किस तरह से हमारा राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। और ये दो लाइन उसी चीज़ को बताता है। और इस बात को किसमें कहा गया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल के केस में। आपको बुक्स में, अधिकतर बुक्स में आपको सिर्फ ये चीज़ मिल जाएगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया से पता चलता है कि जो अथॉरिटी लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन वो कहाँ से लेता है, भारत के लोगों से लेता है। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो स्टेटमेंट है ये भी क्या है, एडॉप्ट है, इनेक्ट है, यानी कि हम स्वतः क्या करते हैं, किसी चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं, सिर्फ अडेप्ट नहीं कर रहे, इनेक्ट भी कर रहे हैं, यानी कि उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। एंड गिव टू आवर सेल्फ, यानी कि हम खुद को ही देते हैं, यानी कि खुद को ही हम जानबूझकर एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं या एक ऐसा कानून बनाना चाहते हैं जिससे हम लोग सब सुरक्षित और सुखी रह सके, हर व्यक्ति का बराबर विकास हो सके। तो इस चीज़ को यहाँ पे बतलाया गया है। सेकेंड जो है हमारा सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लेकिन हम लोग का जब संविधान शुरू में बना 1950 में, जब इनेक्ट हो गया और जब प्रियम्बल लागू हो गया तो उसमें कुछ शब्द नहीं थे। इसमें कौन कौन से शब्द नहीं थे, कोई बता सकते हैं? सोशलिस्ट और सेक्युलर। उस टाइम क्या था, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अगर आप 1950 ओरिजिनल संविधान का फोटो देखेंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और इस पे काफ़ी चर्चा भी हुआ। अभी हमने एक और आपको वर्ड बताया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, क्या बताया था, इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। क्या इन दोनों सेंटेंस में कुछ अंतर है? इसमें सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये था, लेकिन प्रियम्बल में ये है। क्या दोनों में कोई अंतर है या दोनों एक है? सोवरेन का हिंदी होता है संप्रभुता। डेमोक्रेटिक में तो हो जाएगा मतलब के अनुसार, पीपल के अनुसार, ठीक है। और इंडिपेंडेंट में तो पीपल का हो सकता है। अच्छा, जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हम लोग इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक की प्रकृति को एक्सेप्ट किए, क्योंकि ये नेचर ही बताता है हमारे संविधान का, तो फिर हमने प्रियम्बल में क्यों नहीं डाला इंडिपेंडेंट शब्द को, और इंडिपेंडेंट को हमने एक तरह से रिप्लेस कर दिया किससे, डेमोक्रेसी से। ऐसा क्यों हमने किया? आप लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट पढ़ेंगे 17 अक्टूबर 1949 का, ठीक है। इसमें प्रियम्बल पे चर्चा हुई है। इसमें एक थे मौलाना हसरत मोहानी, उनको लोग मुल्ला साहब भी कहते थे। तो जब प्रियम्बल को चर्चा के लिए रखा गया तो उन्होंने इस बात को कहा कि ये जो आप सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रख रहे हैं इसको हटा दीजिए, इसको हटा के इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक रखा जाए। उन्होंने बहुत सारे प्रस्ताव दिए, या तो आप इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक रखिए, या फिर आप इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक्स रखिए, इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक्स रखिए, या फिर
उनका ये प्रस्ताव था, ये सारे उन्हीं के शब्द हैं। रिपब्लिक्स कहा जाना चाहिए, UISR कहा जाना चाहिए। समझ रहे हैं, यहाँ पे 3 अलग अलग वर्डिंग है। तो क्या इसमें आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है? क्या इसमें कुछ अंतर लग रहा है या सब एक है? स्वतंत्र में तो मतलब इंडिपेंडेंट तो कोई भी हो सकता है, गुनाह करने वाला भी तो इंडिपेंडेंट है। ठीक है। और डेमोक्रेटिक में मतलब सामने वाला इंसान को देख के ही किया जाता है। देखिए, उनका जो रिजोल्यूशन था, उन्होंने पहला सवाल ये उठाया कि इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में एक्सेप्ट किया गया था संविधान सभा के द्वारा, उसको कर दिया गया सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बाद में संविधान सभा के द्वारा। तो पहला उनका ऑब्जेक्शन इस पे था कि इसको रखा जाए। उन्होंने और भी प्रस्ताव पेश किए कि रिपब्लिक्स कर दिया जाए, इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक्स। रिपब्लिक और रिपब्लिक्स में कुछ अंतर है? अपार्ट फ्रॉम एस लगाने के, दोनों एक ही है। अंतर है ना, ये सिंगुलर है, ये क्या है, प्लूरल है। अगर इस शब्द को डाल दिया जाता इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक्स, यानी कि हर राज्य, राज्य मतलब भारत का हर एक राज्य, हर एक यूनियन टेरिटरी खुद को इंडिपेंडेंट मानता। जब उन्होंने बात रखा यूनियन ऑफ इंडिपेंडेंट सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, तो इसमें भी उन्होंने क्या, रिपब्लिक्स की बात की। और जब हम लोग रिपब्लिक कह देते हैं, अभी हम लोग रिपब्लिक हैं, न कि रिपब्लिक्स हैं। रिपब्लिक और रिपब्लिक्स होने में अंतर है। रिपब्लिक जब है तो हम, देश का हेड कौन है, प्रेसिडेंट साहब है। लेकिन अगर हम रिपब्लिक्स कर देते तो हर एक स्टेट एक स्वतंत्र हो जाता। इंडिपेंडेंट शब्द को भी इसी कारण हटाया गया। और मतलब मेरे गांव में एक पिताजी की उम्र के ही हैं, चाचा लगते हैं, तो वो BSF में थे। वो हमको एक बार कहे कि जो सबसे ज़्यादा तिरंगा लेके आगे चल रहा है ना, जो सबसे ज़्यादा भारत माता की जय कह रहा है, जो ज़्यादा ओवर शो कर रहा है, सबसे पहले उसी को गोली मारो, काहे कि वही देशद्रोही है। और इसको हम लोग देखे थे, शाहीन बाग ये सब में देखे। यहाँ पे भी वही है। जब आप उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिबेट को पढ़ेंगे ना, तो आपको लग जाएगा कि जो मुल्ला साहब यहाँ पे हैं, वो चाह रहे कि रिपब्लिक्स वर्ड को डाला जाए। और उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कहा, जब उन्होंने UISR का प्रपोजल रखा तो उन्होंने कहा कि जो USSR बना, USSR 1991 में 15 भागों में टूट गया, 15 देशों में टूटा, लेकिन 1947 में तो नहीं टूटा था। तो जब USSR का निर्माण हो रहा था तो USSR ने सभी राज्यों को, उस टाइम तो उसके सब राज्य बन गए थे जो अभी देश कहलाते हैं, सभी राज्यों को ये शक्ति दी कि आप हमको कुछ शक्ति दीजिए, जैसे अपना फॉरेन अफेयर्स और ये सब दीजिए। और उनको यह भी शक्ति दी सेंटर के तरफ से कि कभी भी उनके राज्यों को ये लगे कि सेंटर आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है या फिर कुछ ऐसा कानून बना रहा है जिससे आपको तकलीफ हो रहा है, तो आप अलग हो सकते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो सकते हैं। आप घोषणा कर दीजिए कि आप स्वतंत्र हैं और आप स्वतंत्र हो गए। यानी कि अगर ये डाल दिया जाता तो जाहिर सी बात है कि भारत को तोड़ने का बात डाल दिया जाता, इससे भारत टूट सकता था आगे चल के। तो अंबेडकर जी सबसे पहले PhD होल्डर थे भारत के, तो उनको कोई चढ़ा सकता है। तो इस कारण उन्होंने इस शब्द को ड्रॉप कर दिया। और इसी पे जो मुल्ला साहब थे यहाँ पे, मौलाना हसरत मोहानी, उन्होंने इसी पे कहा था कि हम, नेहरू जी ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, हम लोग वहाँ से अलग हो गए, क्योंकि उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक की बात की गई। अगर ये इंडिपेंडेंट भी हो जाता ना, तो ये इंडिपेंडेंट किसकी इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है, हर एक लोगों में निहित होता। फिर उसको फर्दर इंटरप्रेट करके कर दिया जाता कि हर एक राज्य अपने में इंडिपेंडेंट है, जो कि साथ में आया है, तो कल को चाहे तो टूट सकता है। तो इस कारण अंबेडकर जी ने इसको ड्रॉप कर दिया और संविधान सभा में ने भी इसको ड्रॉप कर दिया और सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्सेप्ट को हमने रखा। क्लियर है? आपको इसको और फर्दर पढ़ना है तो मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स 17 अक्टूबर 1949 को आप लोग पढ़ेंगे, लास्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। मौलाना हसरत मोहानी और इनके बीच का स्टेटमेंट है। इसी में HB कामत भी थे। उन्होंने एक अलग ही प्रस्ताव रख दिया कि हम लोग जो ये वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इन द नेम ऑफ गॉड से स्टार्ट करें। तो इसमें हमने दिखाया भी था आपको कि जो रूपानी जी थे असम से जो चुन के आए थे, उन्होंने कहा कि हम तो शक्ति में विश्वास रखते हैं, तो इन द नेम ऑफ गॉड की जगह पे इन द नेम ऑफ गॉडेस कर दिया जाए। तो ठीक है, वो एक हंसी मजाक या फिर जो भी जैसा रहा, बाद में उसको ड्रॉप कर दिया गया। इसमें गांधी जी के भी नाम रखने का प्रस्ताव रखा गया, तो वो भी ड्रॉप कर दिया गया। आपको हम बताए थे बिहार के जो ब्रजकिशोर प्रसाद थे, उन्होंने कहा कि ये गांधीयन प्रियम्बल नहीं है, ना ही ये गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है।
और उन्होंने भी ये बात को कहा था कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो नेहरू रेजोल्यूशन नहीं है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि नेहरू जी ने जो पास कर दिया, क्योंकि ये संविधान सभा ने एक्सेप्ट किया है ना। एक आइडिया रखा गया किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा में, लेकिन उसको एक्सेप्ट किया गया पूरे के पूरे भारत के लोगों के द्वारा। तो इन सभी बातों को हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना होगा। बाकी आप इसको और अच्छे से पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझ में आएगा। एक सवाल बार बार आता है कि सेक्युलर शब्द को यहाँ पे नहीं डाला गया। ये तो बाद में आया ना, सोशलिस्ट और सेक्युलर, लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्या इस पर कुछ चर्चा हुई? तो इस पर चर्चा तो वैसी नहीं हुई सेक्युलर शब्द पे, लेकिन एक संविधान सभा के मेंबर ने इस बात को रखा कि हम प्रियम्बल में भी सेक्युलर शब्द को रखें। इससे क्या होगा कि हमारे देश की जो माइनॉरिटी हैं उनको ज़्यादा फ्रीडम महसूस होगा कि हाँ यह राज्य सेक्युलर है। तो उसके जवाब में कहा गया कि देखिए, हमारा जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है या फिर हम जो इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, हम सेक्युलर शब्द को भले ना लिखें लेकिन उसकी आत्मा अंतर्निहित है हमारे संविधान में। तो उस कारण सेक्युलर शब्द की आवश्यकता नहीं है। और उस टाइम थोड़ा सा अगर ये डालते तो दिक्कत भी हो सकता था, क्योंकि धर्म के नाम पे ही देश का तो बंटवारा हुआ था। बाकी सेक्युलर का आत्मा है, पहले भी था और वो अभी भी है। संशोधन जो किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा वो कोई बड़ी बात नहीं थी, आत्मा ऑलरेडी नहीं थी, बस शब्द को ऐड कर दिया गया, सेक्युलर शब्द को। अब हम लोग इन सभी शब्दों को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक सवाल बताइए, क्या प्रियम्बल एनफोर्सिएबल है इन कोर्ट ऑफ लॉ? एनफोर्सिबल नहीं है। तो संविधान में ऐसे दो बातें हैं जो एनफोर्सिबल नहीं है, पहला डीपीएसपी और दूसरा है प्रियम्बल। परंतु यह अगर कहीं भी संविधान में उसका क्या रूप होगा या समझने में दिक्कत हो रहा है तो प्रियम्बल एक गाइड की तरह कार्य करेगा। प्रियम्बल को ही देखा जाएगा कि हम कैसा देश की रचना करना चाहते हैं या राष्ट्र की प्रकृति क्या होगी। इस बात को कब कहा गया? तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने, आपने एक सुना होगा बेरूबारी यूनियन केस, है ना? क्या केस था ये? जमीन को लेके था। असम नहीं, वेस्ट बंगाल में था। जलपाईगुड़ी और कूच बिहार पड़ता है ना, एकदम असम से सटता हुआ जिला है, उसका ये घटना है। बेरूबारी केस में ये हुआ था कि आप लोग जानते होंगे, आज़ाद भारत के अगर सबसे दानवीर व्यक्ति कहे तो कौन थे? नेहरू जी थे। तो पाकिस्तान गए थे तो पाकिस्तान बोला कि यह एक बेरूबारी एक जगह टाइप का है जो जलपाईगुड़ी और कूच बिहार के आसपास का पड़ता है। तो उन्होंने फैसला कर दिया 1958 में कि बेरूबारी को आधा आधा बांट दिया जाएगा, आधा चल जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि उस टाइम तो पाकिस्तान ही था बांग्लादेश, और आधा रह जाएगा इंडिया में। तो ऐसा उन्होंने फैसला कर दिया। देवीगंज एक थाना पड़ता है, देवीगंज के थाना के पीछू से ही इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर पास हो जाएगा। तो इसी को सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया कि ऐसे आप डिसीजन नहीं ले सकते। कोई भी गवर्नमेंट अपने मन से जाके देश का बंटवारा नहीं कर सकती। अगर किसी को भी ज़मीन देना है या हमको शेयरिंग करना है तो पहले उसको संसद से बिल पास होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा बेरूबारी यूनियन था। तो यहाँ पे हम लोग कोट करेंगे कि बेरूबारी यूनियन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रियम्बल जो है वो क्या करेगा, एक रास्ता दिखाने का कार्य करेगा। अगर कहीं भी संविधान के किसी भी शब्द या आर्टिकल को समझने में एम्बिगुअस, अगर एम्बिगुएसी आती है यानी कि थोड़ा तकलीफ होता है, तो हम लोग प्रियम्बल के आधार पे चलेंगे। और प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, ये किस केस में कहा गया था? ये कहा गया था AK गोपालन के केस में। तो इन सभी स्टेटमेंट को आप लोग याद रखेंगे। जब मेंस का आंसर लिखेंगे तो अगर जब आप इस केस को मेंशन करेंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। AK गोपालन केस आपको मालूम है क्या हुआ था इस केस में? थोड़ी सी घटना। AK गोपालन एक यूनियन ऑफ इंडिया नहीं, स्टेट ऑफ मद्रास के विरुद्ध ये केस था। AK गोपालन एक पॉलिटिशियन थे, ऐसा कहा जाता है, थोड़ा सा कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए थे। तो जो स्टेट ऑफ मद्रास था, तो ये तो जो भी पॉलिटिकल रीजन रहा, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं। AK गोपालन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत काफ़ी बार अरेस्ट कर लिया गया था। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब बाद में चर्चा करेंगे, मतलब आपने क्राइम नहीं किया है लेकिन फिर भी अगर सरकार को ऐसा लगता है कि आप किसी तरह का क्राइम करना वाले हैं तो आपको पहले ही सरकार अरेस्ट कर सकती है। तो इसके तहत AK गोपालन को अरेस्ट कर लिया गया था। तो AK गोपालन ने प्रिवेंटिव डिटेंशन को ही चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि यह जो है यह सही नहीं है, यह गलत है। तो इससे भी काफ़ी अच्छे अच्छे जजमेंट निकल के आए और इस जजमेंट में ही
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो प्रियम्बल है ये प्रियम्बल इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, क्योंकि उसने कहा अपने बचाव में कि जो यहाँ पे हम लिबर्टी की बात करते हैं, यानी कि मेरे पास स्वतंत्रता है और हमने तो कुछ गलत काम किया ही नहीं, तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है वो इटसेल्फ क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसा पक्ष एक के गोपालन का था। तो इसी के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो प्रियम्बल है ये नॉट एनफोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, ये इन्फोर्सिएबल नहीं है। यहाँ तक कुछ पूछना है किसी प्रकार का? तो हम लोग देखें इससे हमें क्या पता चलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया और एडेप्ट इन एक्ट से लेके ये अथॉरिटी बताता है, अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान को शक्ति है कहाँ से मिली है, तो भारत के लोगों से मिली है, स्टेटमेंट से पता चलता है। इससे हमें क्या पता चलता है, नेचर, यानी कि हमारा देश का प्रकृति कैसा होगा, और ये क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स मतलब जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं, जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं, जैसे आप अफसर बनना चाहते हैं, आप एसडीएम बनना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हो, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, इस चीज़ को हम पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिलेबस दिया जाता है जिसके लिए आप तैयारी करते हैं। तो हम इस चीज़ को क्या करते हैं, अचीव करना चाहते हैं, चाहे जस्टिस हो, लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी है, इन सभी चीज़ों को हम लोग समझना चाहते हैं। अब मैं पूरे इसको मिटा देता हूँ, आप लोग को ऑलमोस्ट याद भी हो गया होगा, और एक एक शब्द को अब हम लोग अलग से समझने का प्रयास करेंगे कि सोवरेन का क्या मतलब होता है, सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है, सेक्युलर का क्या मतलब होता है, डेमोक्रेटिक का क्या मतलब होता है और रिपब्लिक का क्या मतलब होता है। फिर उसी तरह से जस्टिस को, लिबर्टी को, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, फ्रेटर्निटी को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसमें एक और सवाल जो छुपा हुआ है 1 मार्क्स का, कि यह जो प्रियम्बल है या कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब स्वीकृत किया गया। आंसर है इसमें, आप लोग देखिए चिट्टा सामने है, 26 नवंबर 1949 को, और इसी के लिए हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं, पिछले 4-5 सालों से मनाया जा रहा है। 21 तो आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लास हम लोग यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन सभी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। तो अब ये कॉपी बंद करके हम लोग जस्टिस देखते हैं। जस्टिस में कुछ पूछना है कल? जस्टिस में बंद हो गया? अच्छा, हाँ, नहीं, जस्टिस है ना अभी। इसको 2 सेक्शन में हम लोग क्लास को डिवाइड किए हैं। एक पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं और दूसरे पार्ट में जस्टिस के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो कल के जस्टिस के क्लास में हम लोगों ने कॉन्सिक्वेंटलिस्ट अप्रोच और कैटेगोरिकल अप्रोच की बात की थी। आपको मेट्रो का एग्जाम्पल भी दिया था। और कल हम लोगों ने देखा कि एक सिचुएशन में, यानी कि सिचुएशन ए, जिसमें आप ड्राइवर थे, उसमें आप लोग नंबर ऑफ लाइफ्स को काउंटर किए, यानी कि किसी एक्शन से क्या रिजल्ट आएगा उसको हमने एनालाइज किया। लेकिन हमने एक और सिचुएशन दिया था जिसको सिचुएशन 2, जिसमें आप ब्रिज के ऊपर से देख रहे थे। उसमें आपने एक्ट को इटसेल्फ एनालाइज किया कि हम जो कृत्य कर रहे हैं वह कृत्य कितना ह्यूमन है, कितना मोरल है, वो कितना सही है या कितना गलत है। और इसी को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, कैटेगोरिकल, एक कॉन्सिक्वेंटलिस्ट कहते हैं और एक कैटेगोरिकल अप्रोच कहते हैं। कॉन्सिक्वेंटलिस्ट अप्रोच के जो सबसे पहले प्रतिपादक हम लोग कह सकते हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस बारे में सोचा, एक थ्योरी दिया जिसको कहते हैं यूटिलिटेरियनिज्म का थ्योरी। ये किसके द्वारा दिया गया? तो जेरेमी बेंथम के द्वारा। जेरेमी बेंथम ने काफ़ी आसान शब्दों में
और काफ़ी सरल भाषा में कहा कि द जस्ट थिंग टू डू, द मोरल थिंग टू डू इज़ टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी। यानी कि किसी भी सिचुएशन में चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो या लेजिस्लेचर हो, जस्टिस यही होगा या मोरल थिंग यही होगा कि हम अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करें। सवाल आता है कि आखिर ये यूटिलिटी होता क्या है? यूटिलिटी मतलब बैलेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड सैडनेस, सुख और दुख के बीच में बैलेंस बनाना। हर व्यक्ति के दो ही गुरु हैं, सोरो और जॉय, दुख और सुख, और हर व्यक्ति चाहता है कि सुख की मात्रा बढ़ती जाए और दुख की मात्रा कम होती जाए। क्लियर है? जब आपने इसमें चुना कि हम 5 आदमी को बचाने के लिए एक आदमी के ऊपर मेट्रो गाड़ी चढ़ा देंगे, तो आपने इसी अप्रोच को किया कि 5 मारे जाएंगे तो हमको ज़्यादा दुख होगा, लेकिन एक मारा जाएगा तो कम दुख होगा। इसी को हमने कल भी देखा, जो पेंसिल्वेनिया फील्ड क्रैश की बात की थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दिन जो धमाका हुआ, तो एक प्लेन क्या हुआ, फील्ड में कुदा दिया गया। इससे क्या हुआ, सिर्फ प्लेन के ही लोग मारे गए। अगर उसको सच में कहीं और क्रैश हो जाता तो ज़्यादा लोग मारे जाते, ज़्यादा लोग की मृत्यु होती। तो ये क्या है, एक कॉन्सिक्वेंटलिस्ट अप्रोच है, और इसी को जेरेमी बेंथम ने प्रतिपादित किया, शब्द में इसको बयां करने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा कि जो चाहे हम इंडिविजुअल हों या फिर हम एक लेजिस्लेचर हो, यानी कि हम कानून भी अगर बना रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपनी यूटिलिटी को बढ़ाएं। और यूटिलिटी क्या है? दुख और सुख के बीच को बैलेंस करना। और हर आदमी चाहता है कि हमारे सुख की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, हम ज़्यादा सुखी हों। इसी में हम लोग देखें, मेट्रो का एग्जाम्पल देखें। लेकिन आज हम लोग एक असली केस स्टडी को देखेंगे, एक रियल केस स्टडी। ये केस इंडिया का नहीं है, यह केस है यूनाइटेड किंगडम का। केस का नाम है क्वींस वर्सेस डंडले एंड स्टीफेंस। इस केस में क्या हुआ था कि 4 दोस्त थे, दोस्त तो नहीं कह सकते, 4 व्यक्ति थे। एक था डंडले, एक था स्टीफेंस, एक था ब्रुक और एक था पार्कर। उसका पूरा नाम था रिचर्ड पार्कर। यह रिचर्ड पार्कर सबसे छोटा बालक था, यह अनाथ था, 17 साल का बालक था, ये अनाथ था। यह इन तीनों के साथ चला गया समुद्र में घूमने को, जहाज़ में। यह घटना बहुत पुरानी है, 1960-1970 दशक की घटना है। तो उस टाइम उतना SOS सिस्टम या फिर फ़ोन वगैरह नहीं थे। लेकिन क्या हुआ, जब ये लोग चारों घूमने गए समुद्र में तो तूफान आ गया और इनका जहाज़ टूट गया। तो ये लोग जान बचाने के लिए लाइफ बोट पर चढ़ गए। लाइफ बोट पे जाने पे क्या हुआ कि इनके पास खाना बहुत कम बचा था, नाम मात्र का ही खाना बचा था। उस टाइम फ़ोन वगैरह ये सब कुछ नहीं थे, 1960-70 की ये बात है। और रिचर्ड पार्कर एक छोटा बालक है, 17 साल का, ऑर्फन भी ये है। और डंडले, स्टीफेंस और ब्रुक, इन लोग का फैमिली है, ये लोग का फैमिली लंदन में रहता है। इनके पास पानी बिल्कुल भी नहीं था। पानी ये लोग जो पिए वो मतलब बारिश होता था तो नाव पे जमा हो जाता था, उसी से किसी तरह काम चला के पीते थे। खाने को इनके पास छोटा सा ही बचा हुआ था और कुछ भी खास खाने को नहीं था। इन्होंने कुछ 3-4 दिनों तक कुछ नहीं खाया। उसके बाद जो खाना बचा हुआ था उसी में से सब लोग खाने का प्रयास किए। और इसमें क्या हुआ कि डंडले ने कहा कि हम लोग एक लॉटरी करते हैं। लॉटरी मतलब कि किसी एक आदमी को सेक्रीफाइस करना होगा। तो एक आदमी सेक्रीफाइस करने से बाकी 3 कैसे बचेंगे, यानी कि बाकी उसको खाएंगे, उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कैनिबलिज्म, है ना। अगर कोई मनुष्यों को खाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कैनिबलिज्म। ऐसा इसने कॉन्सेप्ट रखा। लेकिन ब्रुक ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया कि नहीं, हम इसमें सम्मिलित नहीं होंगे, ऐसा कोई लॉटरी वाला सिस्टम नहीं होगा। लेकिन ये जो रिचर्ड पार्कर था, ये क्या किया, मना करने के बावजूद भी समुद्र का पानी पी लिया। और समुद्र का पानी तो हानिकारक होता है, उससे डिहाइड्रेशन और काफ़ी तरह की तकलीफ़ हो जाती है। और इसको काफ़ी वोमिटिंग सब होने लगा। दवा दारू का कोई वहाँ पे इंतज़ाम था नहीं। और 19वें दिन, जहाज़ टूटने के 19वें दिन, डंडले और स्टीफन ने तय किया कि अब रिचर्ड पार्कर को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि बेचारा ऐसे भी कष्ट में है और ये ख़त्म कर देंगे फिर इसको खा के हम लोग कुछ दिन तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं था। और फिर इन्होंने रिचर्ड पार्कर को ख़त्म कर दिया। और इसके 5 दिन बाद 24वें दिन
एक जहाज़ आया और ये लोग बच गए, मतलब वहाँ से समुद्र से बच गए, और डनले एंड स्टीफेंस को कोर्ट में ले जाया गया कि इन्होंने मर्डर किया है किसका, रिचर्ड पार्कर का। जो वहाँ पे मजिस्ट्रेट था उसने भी कहा कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना कठिन सिचुएशन आ गया था। जो इन्होंने एक अपने डिफेंस में जो बात रखी, इन्होंने कोट किया आउट ऑफ नेसेसिटी, कि हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन आ गया था कि अगर एक आदमी सेक्रीफाइस करता तो ही 3 आदमी बच सकता था, नहीं तो चारों मारे जाते भूख से। तो इन्होंने कहा कि आउट ऑफ नेसेसिटी, यानी कि वही यूटिलिटी थ्योरी को, टू सेक्रीफाइस 1 लाइफ फॉर द बेटरमेंट ऑफ 3 लाइफ्स, यहाँ पे सिचुएशन। लेकिन जो मजिस्ट्रेट था उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मर्डर खून खून होता है और आप लोग को ट्रायल में जाना होगा, यानी कि आप लोग पे केस चलेगा, जो भी होगा सजा होगा। अब आपसे सवाल ये है कि आपको यहाँ पे लॉ भूल जाना है, कानून क्या कहता है इसको कुछ पल के लिए दरकिनार कर दीजिए। मोरल फिलॉसफी या ये घटना कितना मोरल है, अगर आप यहाँ पे ज्यूरी होते इस केस में तो आप मोरल स्थिति पे आप क्या करते, इन लोग को छोड़ देते या इन लोग को सजा दे देते? सजा दे देते। क्यों? कंपनसेशन करके। क्यों कंपनसेशन? क्यों? अगर ये लोग इसको नहीं ख़त्म करता तो चारों मारे जाते, है ना? जेरेमी बेंथम ने क्या कहा, मैक्सिमाइज यूटिलिटी। जब आपसे सिचुएशन 1 में पूछा गया जिसमें आप मेट्रो के ड्राइवर थे, तो आपने एक आदमी को मारना पसंद किया ताकि 5 आदमी बच जाए। वही सिचुएशन तो यहाँ भी है, एक मरेगा तो ही तो 3 बचेगा। और सिर्फ ऐसा भी नहीं है, कहने को ये 3 है, हो सके ये 3 अपने घर में इकलौते कमाने वाले हो। इससे जुड़े हुए कितने लोग हो सकते हैं, इनकी वाइफ, बच्चे, कम से कम 30-40 लोग जुड़े रह सकते हैं जो डायरेक्ट रूप पे इस पे निर्भर करते हों। तो बहुत लोगों के जीवन बर्बाद हो जाता अगर ये चारों की मृत्यु हो जाती तो। अब क्या लगता है आपको, बचाएंगे या छोड़ देंगे? सजा देंगे। क्यों? वही मर्डर इज मर्डर, खून खून होता है। तो क्या चीज? अच्छा, मारना क्या जरूरी था? तो मारेगा नहीं तो खाएगा कैसे? अच्छा, एक सिचुएशन देता हूँ, अगर क्या होता कि मारने से पहले अगर रिचर्ड पार्कर से पूछते कि पार्कर हम तुमको मार के खाना चाहते हैं, अगर ये लोग ऐसा पूछता और रिचर्ड पार्कर बोलता था ठीक है हमको मार के खा लो, तो ये सिचुएशन में आप क्या करते? क्या ये मोरल होता? इसने अपना कंसेंट दे दिया है, इसने अपने कंसेंट को एग्री कर दिया कि कोई बात नहीं, आप हमें मार के खा जाओ, हम सेक्रीफाइस हो जाते हैं, अपना हामी इसने भर दिया, तो क्या ये मोरल? तो क्या इस सिचुएशन में आप एज अ ज्यूरी इन लोग को सजा देते या ख़त्म, कोई बात नहीं, उसने अपना कंसेंट दिया, आपने खाया, कोई गलती नहीं है आपकी। खुद का भी कर्तव्य रहना चाहिए, मतलब किस टाइप का कर्तव्य? हम किसी को नहीं मारेंगे। आप खाते हैं मुर्गा मुर्गी बकरी, तो मुर्गा बोलता है कि आप हमें खा लीजिए, व्हाट्सएप करता होगा कि हाँ आप खा लीजिए, हमें नहीं करता, तो आप मुर्गा का कंसेंट नहीं लिए, यानी कि आप मुर्गा का मर्डर कर दिए, आपने कंसेंट उससे नहीं लिया। और जैसे आपने कहा कि अपना भी कुछ जिम्मेदारी बनता है, तो मुर्गा फिर भी आ जाए कि ना महाराज हमको खा ही लीजिए, आप अपना हमको खा के काम खत्म कीजिए, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मुर्गे को ना खाएं। यानी कि कंसेंट को आपने बिल्कुल दरकिनार कर दिया कि अगर कोई आदमी हामी भी भरता है तो भी वो फर्क नहीं पड़ता, अपने पे सिर्फ डिपेंड करता है, क्योंकि इसने अपना कंसेंट दे दिया कि ठीक है आप मुझे खा जाइए। अभी हम साइड बोले ना, रूल को भी साइड कर देते, सिर्फ मोरल फिलॉसफी की बात करेंगे, तो भी नहीं मानना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। 375 सेक्शन आईपीसी, उसमें रेप को परिभाषित किया गया है, उसका क्लॉज बी
में कहा गया है कि अगर कोई महिला कंसेंट नहीं देती है और तब भी उसके साथ फिजिकल हुआ जाए तो वो रेप माना जाएगा। यानी कि उस सेक्शन में कंसेंट को महत्वपूर्ण माना गया है। और उसी में सेकेंड में एक एग्जेप्शन भी दिया गया है कि अगर कोई 16 साल से नीचे की बच्ची है, अगर वो कंसेंट दे भी तो भी रेप माना जाएगा। कंसेंट दे भी दी और तब भी अगर वो फिजिकल रिलेशन बनाया जाए तो भी उसको रेप की कैटेगरी में जोड़ा जाएगा। लेकिन उसी में एक और एग्जेप्शन है जिसमें ये कहा गया है, जिसकी चर्चा कल भी हम किए थे, जिसको हम लोग मैरिटल रेप कहते हैं। कल हमने उसका चर्चा किया था। तो यहाँ पे कहीं कहीं पे जगह पे देख रहे हैं कि हम लोग कंसेंट सामने आ रहा है, किसी किसी जगह पे कंसेंट का उतना महत्व नहीं है। कंसेंट भी दो प्रकार के हम लोग कह सकते हैं, एक तो जनरल कंसेंट और एक होता है कोहर्सिव कंसेंट। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जो मैरिटल रेप को एक्सेप्ट किया है कि ठीक है इस केस पे हम सुनवाई करेंगे, ठीक है जो भी आए जजमेंट उसको हम लोग बाद में सीखेंगे। लेकिन अभी तक जहाँ तक हमें लग सकता है कि वहाँ पे कोहर्सिव कंसेंट का जरूर बात आएगा कि अगर एक शादीशुदा महिला भी अगर अपने हस्बैंड को कंसेंट देती है तो ये पूरी संभावना है कि वो कंसेंट कैसा कोहर्सिव हो। ये कुछ ऐसा है कि मैं आपको एक जगह बंद कर दूं, आपके क्षेत्र को घटा दूं, क्योंकि अगर शादीशुदा महिला की बात की जाए तो जीवन वही है, घर वही है। अगर हम कुछ इधर उधर करते हैं तो रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा, लाइफ थोड़ा सा दिक्कत में हो सकता है, आगे कठिनाई आ सकती है। तो कंसेंट हम दे रहे हैं लेकिन फ्री विल से नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम मजबूर हैं किसी चीज़ को लेके, इसका हम कंसेंट दे रहे हैं। ऐसी बात आ सकती है। तो ये मैरिटल रेप के केस पे तो आप लोग नज़र बनाए रखेंगे, उस पर क्या जजमेंट आता है उसको पूरा हम लोग पढ़ेंगे भी कि क्या मोरल रीजनिंग है। हालांकि पूरी संभावना है कि ये दिल्ली हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, चाहे जजमेंट किसी के पास भी आए, सुप्रीम कोर्ट में ये केस जरूर जाएगा। तो यहाँ पे कंसेंट, कुछ ऐसे हम लोग केस देखें जिसमें कंसेंट जरूरी है और कुछ ऐसे केस हम लोग देखें जिसमें कंसेंट होने के बाद भी, जैसा आपने कहा कि कंसेंट अगर दे रहा है रिचर्ड पार्कर कि हमें ठीक है मार के खा लो, तो भी अपना एक दायित्व बनता है कि हम उसको ना मारें। यानी कि आप साफ साफ क्या कह रहे हैं कि आप जेरेमी बेंथम का विरोध कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चारों आदमी मर जाए, लेकिन एक्ट इटसेल्फ शुड बी मोरल। आप यही कहना चाह रहे हैं, यानी कि आप जेरेमी बेंथम के यूटिलिटरी थ्योरी से उसको नहीं मानते, उसको आप दरकिनार कर रहे हैं। आप ऐसा कहना चाहते हैं? नहीं कह रहे, आप वही ना कहना चाह रहे थे। जेरेमी बेंथम ने क्या कहा कि हमें देखना है कि किसमें हमें ज़्यादा लाभ हो, अगर नहीं खाएगा तो पूरी संभावना चारों आदमी मर जाए, एक मर जाएगा, खा लेगा तो बाकी 3 बच जाएंगे। तो यहाँ से एक बहुत बेसिक सवाल उठता है कि जो मर्डर है इटसेल्फ वो क्या मोरल है, वो कितना मोरल है? क्या अगर कोई कंसेंट देता है कि हाँ आप हमको मार दीजिए, तो क्या हम उसको फेयर मानेंगे कि चलो ठीक है इसने सही काम किया? यहाँ पे जब कंसेंट की बात उठी तो आपने एक और चीज़ को देखा कि अगर वो कंसेंट देता है तो भी नहीं मारना चाहिए। क्यों नहीं मारना चाहिए? आपने एक पक्ष को कहा कि डनले एंड स्टीफेंस, यानी कि ये जो व्यक्ति इसका भी कुछ अपना कृत्य है, लेकिन एक और इसमें बात निकल के आती है कि एक व्यक्ति का भी अपना कुछ फंडामेंटल राइट होता है, जिस फंडामेंटल राइट को किसी भी परिस्थिति में वायलेट नहीं किया जा सकता, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। कुछ व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत ऐसे अधिकार होते हैं कि उससे ठीक है उसको सेक्रीफाइस करने के बाद भी हो सके पूरा राष्ट्र का कल्याण हो, लेकिन फिर भी हम उस फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते। इसी में हम लोग पढ़ते हैं राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21, क्योंकि जीवन मेरा क्या व्यक्तिगत अधिकार है। ये हो सके कि हम अपना जीवन को त्याग कर दे तो राष्ट्र का कल्याण हो जाए, लेकिन फिर भी हम इसको नहीं कर सकते हैं। यानी कि व्यक्ति का कुछ अपना फंडामेंटल राइट होता है, व्यक्ति के कुछ अपने मूल अधिकार होते हैं। इस चीज़ को हमने देखा। इसी को आपने कंसेंट के तौर पे खारिज कर दिया गया कि अगर कोई कंसेंट दे भी तो भी नहीं बनता। इसी को हम लोग जब आगे देखेंगे तो सुसाइड में हम लोग क्या करते हैं, कोई आदमी ठीक है सुसाइड दे रहा है, अपना कंसेंट दे रहा है कि हाँ हम मर जाते हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा फंडामेंटल राइट आता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, यानी फिर राइट टू लाइफ की बात करें, जो आदमी खुद को भी नहीं दे सकता कि हम मर सकते हैं ना, जिंदगी मिला है तो आपको जीना पड़ेगा। क्लियर है? जब आप राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, यानी कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच में, तो वहाँ पे हम लोग फ्रीडम की बात की गई, लेकिन जब शब्दों को देखेंगे तो वहाँ पे प्रोटेक्शन है। आपने देखा कभी आर्टिकल 19?
आपको भेजा, कल भेजे थे टेलीग्राम पे? अच्छा, तो की गई है, लेकिन जो वर्डिंग्स है वो एक्चुअल वर्डिंग में प्रोटेक्शन की बात की गई है। यानी कि कुछ ऐसे निहित शक्तियाँ या फिर ऐसे निहित अधिकार जो व्यक्ति में जन्म से ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि वह मनुष्य जाति में जन्म लिया, इस कारण कुछ अधिकार उसे स्वतः मिल जाते हैं। उसी में आता है राइट टू फ्रीडम। ये जो राइट टू फ्रीडम के अंदर हम लोग स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, घूमने की बात करते हैं, कहीं भी रेसिडेंस करने की बात करते हैं, किसी भी तरह का प्रोफेशन करने की बात करते हैं, ये इसी के तहत आता है। क्योंकि सिर्फ आप मनुष्य मात्र में पैदा हुए, इस कारण आपको कुछ अधिकार दिए जाते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा जिहादी भी है, आतंकवादी भी है, तो भी उसको बचाव का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 20 है ना। याकूब मेनन और अफजल गुरु के लिए 12 बजे रात को भी कोर्ट खुला, क्यों? क्योंकि उसका वो अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार, और उस व्यक्तिगत अधिकार को हम लोग कभी भी वायलेट नहीं कर सकते। इसी बात को यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स के पार्ट 1 में कहा गया है, यानी कि उसका आर्टिकल 1 कहता है कि हर व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र होता है। पहले क्या था, स्लेवरी का कॉन्सेप्ट था, हमारे देश में थोड़ा कम था, लेकिन जहाँ भी ब्रिटिश रहे वहाँ पे ज़्यादा था कि अगर कोई पति पत्नी है और लोग का बच्चा हुआ तो वो बच्चा भी जन्म से ही दास बन जाएगा, ऐसा होता था। अगर पिताजी कर्ज लिए हैं तो बेटा बेटी पे भी कर्ज ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा। आज वैसा कुछ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कर्ज लिया है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा बेटी पे कर्ज ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। कोई बैंक उसके बेटा को नहीं बोलेगा कि अपना बाप का कर्ज दो, नहीं। पिताजी कर्ज लिए हैं, चले गए, ठीक है, जो भी अपना मोर्टगेज देंगे, घर गाड़ी उसको बेच के, चाहे बैंक को लॉस हो फायदा हो, बात की बात है, लेकिन वो कभी बेटा को फोर्स नहीं कर सकता कि हमारा लोन चुकता करो। क्यों? क्योंकि वो बेटा जन्म से स्वतंत्र है, वो उस कर्ज को लेके नहीं आया है ना। तो इन सभी बातों को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो इसमें हमने कुछ आज सवाल आपके लिए छोड़े जाते हैं, इस सवाल को आप लोग चिंतन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। पहला सवाल क्या है, व्यक्ति के अपने फंडामेंटल राइट्स। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो जेरेमी बेंथम के यूटिलिटी थ्योरी को वायलेट करते हैं। यानी कि एक ऐसा पर्सनल दायरा जिसमें हम ग्रेटर गुड फॉर ग्रेटर पीपल के लिए अपना सेक्रीफाइस नहीं कर सकते या अपने अधिकारों को ख़त्म नहीं कर सकते। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, तो ही हम आगे जाके बाकी फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से समझ पाएंगे। चाहे फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो, चाहे एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल राइट्स हो, माइनॉरिटी के राइट हो, उन सभी को हम लोग यहाँ पे समझ पाएंगे। तो आज क्लियर है यहाँ तक? किसी प्रकार का प्रश्न, कोई डाउट? तो आज हम लोग यहीं रहने देते हैं, बाकी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में।